हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। एग्जाम में जो सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर सीटेट के एग्जाम में, मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए अभी तक जितने भी टेस्ट हुए। अगर आपने इन क्वेश्चन को भी देख लेना तो सीडीपी तो आपकी मोस्टली यहां से भी कवर हो जाएगी, ठीक। और वीडियो के एंड में मुझे बताना कि आप लोगों का कितना स्कोर आज के टेस्ट में हुआ है, जितने लोग भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक। चलिए अब करते हो क्लास की स्टार्टिंग। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, और वीडियो के एंड में ईमानदारी से अपने स्कोर बताया करो, क्योंकि बाद में जब मैं नाम देखता हूं, चेक करता हूं, तो कुछ बच्चे गलत भी बता देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सही फीडबैक दिया करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए यहां पर बात हो रही है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंदर कितने चरण बताए थे? 4 स्टेप, यानी 4 चरण बताए थे। कौन कौन से थे? एक था आपका सेंसरी मोटर स्टेज, एक था प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक था कॉन्क्रीट, और एक था आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो चारों स्टेज यहां पर जीन पियाजे की दी हुई है, और आपको बताना है इनमें से सही कौन सी है, किस स्टेज के अंदर कौन सी अवस्था होती है, उसकी विशेषता है वो आपको बतानी है। चलो देखते हैं भाई किसके अंदर होती है। पहली देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का आपको पता है ये होती है 2 साल से लेकर 7 साल तक के जब बच्चा होता है, ठीक। तो इसमें दिया हुआ है एनिमिज, बिल्कुल सही। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही होता है एनिमिज, जिसको कहा जाता है हिंदी के अंदर जीववाद। मैंने इसको बताया हुआ है आपको कि जीववाद क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे अब एक बच्चा खेल रहा है या चल रहा है और चलते चलते जमीन पर गिर गया और रोना शुरू कर देता है, ठीक। तभी उसके घर वाले आते हैं और आते जमीन को मारना शुरू कर देते हैं कि तूने हमारे बेटा को कैसे मारा, हमारे बच्चों को कैसे मार दिया जमीन को। तो बच्चा चुप हो जाता है या खुश होता है, क्यों और मारो इसको? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि जो जमीन है वो निर्जीव है। तो बच्चे को लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर उसको डिफरेंस करना नहीं आता। तो यही होता है आपका जीववाद, जब सजीव और निर्जीव चीजों में बच्चा अंतर नहीं कर पाता। तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं किसी का आंसर थोड़ा जल्दी दे दिया करूं ना, तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन पढ़ लिया करो, आपको सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि मैं चीजें डिटेल में समझाता हूं, ठीक। दूसरा देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है आपकी जन्म से लेके, जिसमें बच्चा 2 साल तक का होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक का। इसमें दिया हुआ है सिंबलिक थॉट, यानी जो प्रतीकात्मक सोच है। देखिए जो प्रतीकात्मक सोच आती है बच्चे के अंदर, वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर नहीं आती है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है। सिंबलिक थॉट कैसे होती है? देखिए 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा चीजों के बारे में माइंड के अंदर बना लेता है, समझ बना लेता है। जैसे बच्चे ने को घोड़े के बारे में पता है कि भाई घोड़ा होता है, 4 टांगे होती है और आवाज निकालता है और घोड़े को चलाते भी है, ठीक। तो बच्चा क्या काम करते हैं, कैसे खेलते हैं, आप लोग भी खेलोगे। एक डंडा ले लिया या एक झाड़ू ले ली, पैरों के नीचे लगाई और चल मेरे घोड़े तुक तुक, इस तरीके से करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उस लकड़ी को, उसको झाड़ू को घोड़े की तरह समझता है, ठीक है। यानी बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं घोड़े की जो इमेज है, जो सिंबल है, वो तो बना हुआ था। तो ये सोच बच्चे के माइंड के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं आती, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है, ठीक। इसलिए ये वाला आपका गलत है। कंक्रीट के अंदर डिफर्ड इमिटेशन नहीं आता कंक्रीट के अंदर, और फॉर्मल के अंदर जो आपका सेंट्रेशन है, ये भी आपका फॉर्मल के अंदर नहीं आता, ये भी आपका किसके अंदर आएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये तीनों गलत थे, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी थ्योरी आएगी, इनको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो पेपर अब आपके आ रहे हो समझ पर आधारित चीजें आ रही है। अब आपको चीजें समझनी पड़ेगी, रटने से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहना, ठीक। और जितना हो सके सभी ऑप्शन को पढ़ा करिए, इससे आपकी समझ विकसित होगी, चाहे सीटेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, कोई भी हो, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसको लाल कर देता हूं पेन को आज, ठीक। तो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा की विशेषता पूछिए। यहां पर जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसकी विशेषता पूछिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कह दो या प्रोग्रेसिव क्लासरूम कह दो। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसी क्लासरूम होती है? जिसमें बच्चे के हित में सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट को लेकर, उसके एप्टीट्यूड को लेकर, किस तरीके की उसकी अभिवृत्ति है, उसको ध्यान में रख के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। ये नहीं कि बच्चे का मन नहीं है क्लास के अंदर पढ़ने का और फिर भी उसको पढ़ाते जा रहे हो। बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दी जाती है जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से ज्यादा सीखे। तो ये होती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम या एजुकेशन। तो इसकी विशेषता क्या होगी ऐसी क्लासरूम की? देखते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। या कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा टीएलएम होना चाहिए, तो इसको आप कह सकते हो, पहला ऑप्शन सही है। गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक्टिविटी तो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर, तो दोनों ऑप्शन सही है।
प्रत्यक्ष निर्देश का पालन करना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए कि ऊपर से निर्देश आया, टीचर ने निर्देश दे दिया कि भाई 1 महीने के बाद जीके का कंपटीशन है दूसरे स्कूल वालों से, तो 1 महीने में जीके आपको सारी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जीतना है और ट्रॉफी रखनी है। तो इस तरीके से निर्देश का पालन नहीं करना प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर। रटने का तो वैसे भी मैंने आपको क्या बताया हुआ, रटना तो सबसे नेगेटिव आपका टर्म है, कहीं भी देके आग बंद करके मेरा नाम लेके गलत काट देना, ये आपका कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, यानी आंसर इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और लगभग आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सोशलाइजेशन यानी कि आपका समाजीकरण से। अब पहले देखिए समाजीकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन होता क्या है। देखिए चाहे आप लोग हो जो वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी प्राणी हो, वो चीजें कहां से सीखता है, वो चीजें सीखता है अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से। जैसे हमने सबसे पहले शुरुआत सीखने की कहां से करी थी, चाहे हमने चलना सीखा हो, खाना सीखा हो, अपना कल्चर सीखा हो, अपनी मदर टंग सीखी हो, कुछ भी सीखा हो, हमने सब चीज समाज से ही तो सीखी है। तो यही सोशलाइजेशन होता है। और आदमी कब तक सीखता है बताइए, आदमी मृत्यु तक सीखता है। जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक अपने समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यानी सोशलाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता, ठीक। तो सोशलाइजेशन को आप समझे। अब देखिए बच्चा जब सबसे पहली चीज सीखता है तो बच्चा कहां से सीखता है, बच्चा सबसे पहले सीखता है अपने परिवार से, सबसे पहले सीखता है अपने परिवार यानी अपनी फैमिली से। इसलिए सोशलाइजेशन की जो फर्स्ट एजेंसी कही गई है, प्राइमरी एजेंसी कही गई है, ठीक है, उसको कहा गया है परिवार। जैसे परिवार से अपना क्या सीखता है, मदर टंग सीखता है, मातृभाषा सीखता है, आप लोगों ने सीखी, मैंने सीखी, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी भी चीज बच्चा सीखेगा वो अपनी फैमिली, अपने परिवार से सीखेगा। परिवार के बाद दूसरी जो एजेंसी होती है, दूसरा उसके बाद बच्चा कहां से सीखता है, स्कूल से सीखता है, ठीक, स्कूल से सीखता है, या फिर मीडिया से सीखता है। जैसे आजकल बच्चा फोन बहुत चलाता है, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, तो वहां से बच्चा सीखते हैं। ये सभी सोशलाइजेशन की एजेंसी है। इसको आप फर्स्ट एजेंसी मान लो, इनको आप सेकंड एजेंसी मान लो, ठीक। तो सोशलाइजेशन के बारे में आप समझ गए कि हमेशा चलने वाला एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा अपने समाज से कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। अब देखते हो ऑप्शन को। अब ऑप्शन तो कुछ बचा ही नहीं होगा, जितना समझाने वाली चीजें सब मैंने बता दी। समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। बिल्कुल सही बात है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आपकी प्रत्यक्ष रूप से भी होती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होती है। जैसे मान लीजिए आपको सोसाइटी से कुछ चीज सीखनी है। अब मान लो आपको जब सीडीपी सीख रहे हो तो आसान जल्दी से सीख जाओगे, नहीं सीखोगे जल्दी से, आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। कोई चीज आप जल्दी भी सीख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स यानी एक जटिल प्रक्रिया माना गया है, जो कैसी होती है, प्रत्यक्ष भी होती है और अप्रत्यक्ष भी होती है। अब देखिए जैसे यहां पर बच्चा स्कूल के अंदर होता है, तो स्कूल के अंदर जब उसका पेपर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर उसका प्रत्यक्ष रूप से टेस्ट लिया जाता है जिसमें पता लगता है बच्चे ने क्या चीज सीखी है। एक टेस्ट उसके पेरेंट्स उसके घर पर लेते हैं, बच्चे से कुछ ही पूछते हैं, बेटा तूने क्या पढ़ा, ये इसका मतलब क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो जो सोशलाइजेशन होता है जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कुछ ना कुछ सीखता है। आंसर इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, अगले क्वेश्चन आ गए आपके वाइगोत्स्की साहब। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कि बच्चा अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है, जैसे सोशलाइजेशन के अंदर ये वाली बात कही गई है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, वो आपको बताना। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते ऑप्शन को। गाइडेड एक्सचेंज, निर्देशित आदान प्रदान, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा अपने सोसाइटी से, समाज से सीखेगा तो कुछ चीज देगा कुछ चीज लेगा, तो आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो पहला तो सही है। व्यापक चर्चाएं भी आपस में होगी, जैसे हम लोग आपस में कर रहे हो, मतलब आप तो करते नहीं हो, चुप बैठे हुए ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन वैसे तो करते हैं ना, मतलब फिजिकली फॉर्म में हम आपस में बातचीत। सहयोगात्मक अधिगम, इसके ऊपर लिखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आया हुआ है। सहयोगात्मक अधिगम होता है, इसकी विशेषता यहां पर देखिए, क्वेश्चन अभी मैंने आपको तीनों विशेषताएं बताई है, ठीक है। सहयोग से ही तो चीजें सीखते हैं। आप लोग किसके माध्यम से सीडीपी सीख रहे हो, मेरे माध्यम से। तो सहयोगात्मक अधिगम चल रहा है, तो मैं भी किसका पार्ट हूं, मैं भी समाज का पार्ट हूं, ठीक है। आप लोग चाहे मुझे टीचर के रूप में ले लीजिए, चाहे एक मीडिया के रूप में ले लीजिए, ठीक। तो सहयोगात्मक अधिगम भी इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। दोहराव और स्मरण करना वे विशेषता नहीं होती है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो आंसर नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट ऑप्शन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, वाइगोत्स्की ने 3 चीजों को प्रमुख माना है, बताओ किन किन को प्रमुख माना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बताइए, फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर देखूंगा। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022-20 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर मैं बात करूं सीटेट वालों की, भर भर के क्वेश्चन आए, मतलब हर शिफ्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जाकर सर्च मारकर देख सकते हो। मेरे ख्याल से एनईपी आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट उसके अंदर मैंने लिखे हुए। ठीक, तो एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। अगर आप लोग इसका ऑफिशियल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ोगे ना, बहुत लंबा पेज है यार, मतलब बोर हो जाओगे और कम से कम 2-3 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। मैंने उसके अंदर से मेन कंटेंट छाट के रखा है, इसलिए कहा उस वीडियो को देख लेना जाके जरूर। तो देखिए, एनईपी 2020 के अंदर जब आप लोग पढ़ोगे, चाहे डिटेल में पढ़ोगे, तो वहां पर वर्ड लिखा हुआ है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि अब बच्चों को हमें ऐसी समझ देनी है जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। यानी बच्चा अगर कोई कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल बच्चे को कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं हम रेक्टेंगल का, तो खाली हमको इसको इतनी नॉलेज नहीं देनी, उसको रटाना नहीं है कि रेक्टेंगल होता है, आमने सामने की साइड इसकी इक्वल होती है, ठीक है, इस तरीके की इसकी शेप होती है, नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं, बस ये समझ नहीं देनी हमको, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है। ज्यादा से ज्यादा चीजें इसके बारे में बतानी है, भाई इससे स्क्वायर कितने बन जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। तो जितनी हो सके किसी कंसेप्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ देनी है, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझानी है, और उसको बिल्कुल भी रटने पर बल नहीं देना, रोट लर्निंग पर बल किसी भी चीज के ऊपर बच्चों को नहीं देना, ये आपको बात ध्यान रखनी है। यही बात कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर कही गई है, जो आपका एनईपी 2020 है। ठीक है, इस वर्ड को देख लेना, सीटेट के एग्जाम में इतनी बार पूछा गया, आप लोग यकीन नहीं करोगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रटना मत, इसको समझ लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि बाल केंद्रित शिक्षण में यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सीखना यानी जो लर्निंग होती है मुख्यतः किस प्रकार होती है। बाल केंद्रित शिक्षण की बात हो रही है, जहां पर जितनी भी चीजें होती है बालक को केंद्र में रखकर करी जाती है। देखिए, दुनिया की कितनी भी बड़ी पॉलिसी आ जाए, दुनिया की कितनी बड़ी योजना आ जाए, कितना बड़ा अधिकारी आ जाए, कि कितना बड़ा शिक्षा मंत्री आ जाए, लेकिन अगर कोई चीज बच्चे के हित के लिए सही नहीं है तो समझो वेस्ट है, वो बेकार है। सबसे मेन चीज है बच्चा, बच्चों को मान लेना भगवान, ठीक है, उसको बच्चों को भगवान मानकर आंसर देना, और हमेशा बच्चे के हित के लिए आंसर देना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, पाठ्य पुस्तकों से भी नहीं होगा, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय। देखिए यहां पर आ गया वर्ड निष्क्रिय, पैसिव। मैंने आपसे क्या हुआ है, जो आपका पैसिव वर्ड है, निष्क्रिय वर्ड, ये आपका नेगेटिव होता है, देख के गलत कर देना। विविध स्रोतों का अन्वेषण करके, जो अलग अलग स्रोत है, अलग अलग टीएलएम कह सकते हैं, जो स्रोत है उनको अन्वेषण करके, उनकी खोज करके बाल केंद्रित जो शिक्षण है उसमें अधिगम को मुख्य बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए अलग अलग स्रोत में टीचर आ जाएगा, अलग अलग वैरायटी से पढ़ाएगा उसको, कुछ आजकल टीएलएम के अंदर नई नई वैरायटी के आपके डिश वगैरह आ रही है, नई नई वैरायटी के बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये भी स्मार्ट बोर्ड नई वैरायटी का है। तो ये अलग अलग स्रोतों से खोज करके अलग अलग स्रोतों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, ये ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आंसर आपका 4th सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण करके पेरेंट्स यानी अभिभावकों को देना चाहिए। देखो, मूल्यांकन तो सभी का हुआ है, मेरा भी हुआ है, आप लोगों का भी हुआ है हमारे स्कूल के अंदर। यानी जब हमारे पेरेंट्स होते थे, स्कूल के अंदर जाते थे, तो मैडम या टीचर जो भी होता था क्या काम करते थे कि भैया आपके लड़का ये काम कर रहा है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा। ठीक है, हमेशा जब देखो बुराई करी है, अच्छाई तो कभी करी नहीं। अच्छे नंबर भी लेकर आ गए, सब चीज कर ली, लेकिन फिर भी बुराई करी है। तो हमारा और आपका मूल्यांकन शायद ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ जाए, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। पेरेंट्स को अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामित कर पाए कि ये मंदबुद्धि है, ये बुद्धिमान बच्चा है। मतलब जब बच्चे का मूल्यांकन हो जाए, अगर बच्चे के कम नंबर आ जाए तो उसको क्या करे, उसको एक टैग लगा दो कि तू तो बेवकूफ है, तू मंदबुद्धि है। ठीक है, जैसा हम लोगों को कहते थे, चाहे अच्छे नंबर भी आ जाए लेकिन फिर भी बोलते थे कि तू तो बुद्धू है, क्यों उसके लड़के के तो इतने नंबर आ गए, तेरे इतने के भी नहीं आ गए। ठीक है, तो ये वर्ड तो शायद देखने को नहीं मिला कि बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। किसी को मिला हो तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर।
ये काम नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के सीखने के बारे में समझ बन सके, बिल्कुल सही बात है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों का मूल्यांकन पेरेंट्स से इसलिए साझा करना चाहिए ताकि पेरेंट्स को भी समझ बन सके कि हमारा बेटा स्कूल के अंदर जा रहा है, बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है, वो क्या सीख रहा है और किस तरीके से सीख रहा है। अगर उसको सीखने में कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसका समाधान कर सके कि मैडम या अपने टीचर से कह सके कि इसको ये समस्या आ रही है, इन चीजों को नहीं सीख पा रहा। तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अभी तक पेरेंट्स जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, इसको जान के पेरेंट्स क्या करेगा, फिर दूसरी जगह करा देगा कि पढ़ना लिखना तेरे बस की नहीं, चल दुकान पे बैठ जा, नौकरी कर ले, ठीक। तो ये काम तो आपको करना नहीं। पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाए, ये काम तो हमारे साथ होता था, हम भुगते हुए इसके, ठीक है। देख दूसरे के बच्चे, देख उसके कितने नंबर आ गए, देख शर्मा जी का लड़का इतने नंबर लेकर आ गया और तेरे इतने ही नंबर आए, ठीक है। ऐसा काम आपको नहीं करना है, जो हमारे साथ हो गया हो गया, हमारे टाइम पर इतने सब सुविधाएं नहीं थी, ठीक। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर के साथ आप लोग जाना है, जिसमें बच्चे के बारे में, उसके सीखने के बारे में समझ बन पाए कि बच्चा कैसा सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, ठीक है, और क्या सीख रहा है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। और आप लोगों में से कुछ पेरेंट्स भी होंगे, कुछ बनने वाले भी होंगे फ्यूचर के अंदर, तो आपको भी ऐसे ही पेरेंट्स बनना है, ठीक, वरना कुछ अंतर नहीं बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन यानी स्टिमुलस के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। इसका आंसर बताओ आप लोग क्या होगा। संवेदनशील अवधि, मुखर अवधि, नम्यता काल या फिर मानसिक अकर्मण्यता। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका आंसर मैं आप लोगों का चेक करता हूं जी। ठीक है भाई, सामने से हटी, मतलब बहुत हटा हुआ, सामने से ही हटा हुआ सारा का सारा। इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंसिटिव पीरियड हो जाएगा, आपका संवेदनशील अवधि हो जाएगी। देखो आप लोगों का भी अब कैसा टाइम पीरियड चल रहा है, सेंसिटिव टाइम पीरियड चल रहा है। क्यों चल रहा है सेंसिटिव टाइम पीरियड? ये उस समय को कहा जाता है जब बच्चे यानी आप लोग उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन, उद्दीपन आप लोगों के लिए क्या है, जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना या अपने एग्जाम को पास करना, उसके प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षमता होते हैं। तो ये कैसा पीरियड है आपका, सेंसिटिव पीरियड है, ठीक है। आप लोग इस टाइम पर सेंसिटिव हो क्योंकि आपको एक उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्स करना है, अनुक्रिया करनी है कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण यानी क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन पूछ लिया, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें बच्चों का स्कूल आ जाएगा, इसमें मीडिया आ जाएगा, इसमें आपका धार्मिक स्थल आ जाएंगे। ये सभी क्या है, सेकेंडरी जो आपकी एजेंसी है उसके आपके एग्जाम्पल है। तो जो सेकेंडरी एजेंसी है, जो द्वितीयक सामाजिकरण है, डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। देखो स्कूल आ गया ना आपका, द्वितीयक समाजीकरण का एग्जाम्पल आपका। तो बताइए कौन सी स्टेज होगी। शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज में बच्चा जाते नहीं है, ये होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की, तो इसमें बच्चा स्कूल नहीं जाता। अर्ली चाइल्डहुड, ये आपकी स्कूल से पहले की अवस्था होती है। देखिए यहां पर थोड़ा सा मतलब डाउटफुल क्वेश्चन है। अब सीबीएसई ने इसके आंसर को माना है अर्ली चाइल्डहुड से ही माना है, जबकि अर्ली चाइल्डहुड होती है स्कूल, प्री स्कूल एज होती है, स्कूल से पहले की अवस्था होती है। और जो लेटर चाइल्डहुड होती है वो होती है आपकी स्कूल एज होती है जी, ठीक है, जिसको गैंग एज भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर लेटर चाइल्डहुड नहीं है, लेकिन मिडिल चाइल्डहुड भी दिया हुआ है, लेकिन मानो उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड के अंदर है। मे बी जो स्कूल में जाने का जो टाइम पीरियड होता है ना, पता है वो आज की डेट के अंदर 6 साल का है। आप लोग जैसे केंद्रीय विद्यालय के अंदर किसी का एडमिशन कराओगे पहले 5 साल में हो जाता था। एक नया सर्कुलर अभी आया है, उसके अंदर ये कहा गया है कि अब स्कूल के अंदर एडमिशन 6 साल की अवधि के अंदर होगा, ठीक। हालांकि कुछ बच्चे 5 साल में भी करा देते हैं। और एनईपी के अंदर ये वाली बात कही गई है, प्री स्कूल भी शुरू करे जाएंगे, आपकी फर्स्ट क्लास से पहले एडमिशन होना जरूरी है। अगर वो सब चीज देखी जाए तो आप लोग अर्ली चाइल्डहुड के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो 2 साल से लेके 6 साल तक की लगभग जो आपकी अवस्था होती है, तो इसके अंदर आप लोग जा सकते हो। आंसर सेकंड सही जाना, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जाइए सही, ताकि मान लीजिए कभी वो इधर उधर भटके तो हम चैलेंज करके अपने आंसर को 1 नंबर को वापस ला सके। आंसर आपका सही हो जाएगा सेकंड, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक। इसको टॉयज कहा जाता है, खिलौनी की अवस्था कहा जाता है, टॉय एज यानी खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। इमिटेशन बच्चा इसी के अंदर ज्यादा करके सीखता है। प्रॉब्लमेटिक एज, समस्यात्मक अवस्था इसको कहा जाता है। कल्पना वाले जो गेम बच्चा करके सीखता है वो भी आपका इसी अवस्था में कहा जाता है। ये सभी वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में है, ठीक। आंसर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने स्क्रीन पर, ये रहा।
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे दोबारा जीन पियाजे आगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। देखिए यहां पर पूछा है आलोचना, क्रिटिसाइज किया गया, हर सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उनकी थ्योरी को किसी ना किसी ने उसकी आलोचना जरूर की है। जैसे कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना मैंने क्या बताई थी, ठीक है, जो गिलिगन थी उन्होंने सिद्धांत की आलोचना करी थी कि भाई जेंडर बाइस पर आपका सिद्धांत है, आपने लेडीज को कम महत्वपूर्ण मानना है और ज्यादातर प्रयोग आपने मेल्स के ऊपर करे, तो उनके सिद्धांत की आलोचना करी और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन वहां से आया। उसी तरीके से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या थी, देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने स्टेप बताए थे, 4 स्टेप बताए थे। आपका सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इन्होंने कहा था दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप लोग हो चाहे मैं हूं, वो जिस हिसाब से वो स्टेज बटी हुई है, जन्म से 2 साल में बच्चा ये करेगा, 2 से 7 साल में बच्चा ये करेगा, 7 से 11 में ये करेगा और 11 प्लस में बच्चा ये करेगा, सभी बच्चे उसी हिसाब से करते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है? आप लोग खुद बताइए। जैसा भी जीववाद का कंसेप्ट आया था जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है, जिसमें बच्चा सजीव निर्जीव चीजों के अंदर अंतर नहीं कर पाता, और प्री ऑपरेशनल स्टेज कितनी होती है आपकी, 2 साल से लेकर 7 साल तक की। लेकिन अगर हम 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों को अच्छा एनवायरमेंट यानी उसको एक अच्छा वातावरण दे, तो क्या बच्चा उस चीज को सीख नहीं पाएगा, उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। अगर बच्चा चलते वक्त गिर गया और उसको बताया गया जब उसकी पिटाई हो रही थी कि धरती की पिटाई कर रहे थे कि तूने मेरे बच्चों को कैसे गिराया, तो हम बच्चों को समझा भी तो सकते हैं कि बेटा देखो इसके अंदर जान नहीं है, जो सांस नहीं लेते खाते पीते नहीं वो निर्जीव लोग होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जान नहीं है, इसे मानने का कोई फायदा नहीं है, तो बच्चे की समझ विकसित होगी ना। तो यही इनके सिद्धांत की आलोचना थी, क्योंकि इनके सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जो विकास के चारों स्टेप है, चारों चरण है, जो अवस्था है वो अपरिवर्तनशील है, उनके अंदर चेंज नहीं हो सकता, जबकि उनके अंदर चेंज हो सकता है अगर बच्चों को सही वातावरण यानी कि सही एनवायरमेंट मिल जाए। तो ये इनके सिद्धांत की आलोचना थी। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो पढ़ते ऑप्शन को बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, ठीक, आलोचना यही आपका हो जाएगा। अब देखिए बाकी के पॉइंट के ऊपर एक बार नजर डालिए, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। आंसर तो आपका पहला सी है, बच्चे सक्रिय प्राणी है। जीन पियाजे ने बच्चों को सक्रिय प्राणी माना है और इनको नन्ना वैज्ञानिक माना है, ठीक है, सक्रिय प्राणी और नन्ना वैज्ञानिक माना है कि बच्चा अपना सक्रिय होकर चीजें अपना सीखता है। ये जीन पियाजे का स्टेटमेंट भी है। बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव रूप से भिन्न होती है, यह भी बिल्कुल सही बात है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह भी जीन पियाजे के सिद्धांत के अंदर ये वाली बात कही गई है। और बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है, तो यह भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके क्या है, इंपोर्टेंट है। आपका आलोचना आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। जब जीन पियाजे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको सब क्लियर करा दूंगा, जो बच्चे नहीं है, वरना आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी, वरना मेरे नोट्स पढ़े होंगे, तो आपको मोस्टली चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक। बढ़ते बात के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कि व्यक्ति के अंदर एक नहीं कई सारी बुद्धि होती है। यकीन मानो आपके अंदर भी कई सारी बुद्धि है, ठीक है, आपको बस पता नहीं है। तो उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, इन्होंने बुद्धियों के प्रकार दे दिए और बताना है आपको कौन सा उसके अकॉर्डिंग सही है। देखते हैं इनके सभी प्रकार को। पहला देखते हैं भाई, पहला क्या दिया हुआ है? पहला दी हुई है इंटेलिजेंस, कौन सी दी हुई है? मैथमेटिकल। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किन के अंदर होती है? जो मैथ से संबंधित गणनाएं बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, जैसे अकाउंटेंट, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अकाउंटेंट हो जाएगा। जैसे बैंकर, बैंक के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो भी होते हैं। साइंटिस्ट होते हैं, इनके अंदर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। अब बताओ आपके अंदर है ये वाली बुद्धि, ठीक है। चलिए अगली इंटेलिजेंस देखते हैं, यानी आंसर तो पहले से ही हो गया अभी तक। और जितनी भी इनकी बुद्धि की जो वो है प्रकार है, उनको जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में आने ही आना है, खासकर बात करो सीटेट में कंफर्म आना है। मतलब अगली बुद्धि दे दी स्पेशियल से संबंधित, तो उसका एग्जांपल दिया इन्होंने एथलीट। एथलीट देखे जो बॉडी आपकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, जिसमें शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, जो एथलीट में भी होती है, डांसर में होती है, एक्टर एक्ट्रेस में होती है। तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे गलत हो गया। स्पेशल में आपके क्या हो जाएंगे? वास्तुकार आ जाएंगे, चित्रकार आ जाएंगे, ये जो बाइक चलाते हैं ना, ये जिगजैग करके कट मार के चलाते हैं, उनके अंदर भी वाली बुद्धि होती है, ठीक है। तो हम भी चलाते थे, एक दिन ठुक गए बढ़िया तरीके से, तो ये इंटेलिजेंस शांत है तब से। अगली इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक, भाषा वाली आपकी,
इसके अंदर क्या बताया, नेविगेटर नहीं होगा। जिसके अंदर भाषाई क्षमता वाली बुद्धि होती है, जैसे जो कवि होते हैं उनके अंदर भाषा और शब्दों का बहुत बड़ा ज्ञान रहता है। जैसे न्यूज एंकर होते हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप हो गई, या ठीक है रजत शर्मा हो गए, या आपके रवीश कुमार हो गए, तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि देखने को मिलती है। ठीक, इंटेलिजेंस आपकी दी हुई है इंटरपर्सनल। देखिए मैंने आपको बताया था, एक होती है इंटरपर्सनल, एक होती है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में आदमी दूसरों के साथ बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाता है। जैसे नेता लोग, नेता क्या कहते हैं, नेता नहीं आपका बेटा है वो, इसी तरीके से कन्विंस करते हैं ना, हाथ पैर जोड़ के कन्विंस कर लेते हैं और धर्म के जाति के आधार पर बांटने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी बेवकूफ बन जाएंगे, उन्हें बेवकूफ बनाने की कला आती है लोगों को। ठीक है, और लोग बनते भी है, तो उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना बढ़िया तरीके से जानते हैं। और इंट्रापर्सनल होती है आपकी, जो खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे साधु संत आदमी हो गए। ठीक, तो इसका डांसर आपका ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। डांसर आपका बोल्डली काइनेस्थेटिक का अंदर आएगा। तो तीन नीचे के तीनों गलत है, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो पेरेंट्स को दिया जाएगा वह कैसे होगा? अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा उसका फ्रेम कैसा होगा, किस तरीके का दिखेगा? पहला तो क्वेश्चन यही हो गया, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये वाला मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया, बार बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रिपोर्ट का आयाम कैसे होगा, किस तरीके का होगा। ठीक है, और मैंने आपको कई बार बताया हुआ भी है। बताइए क्वेश्चन के अंदर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वह मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा। मानक संदर्भित पर कभी भी नहीं हो सकता है, ये भी आपका नेगेटिव टर्म होती है। मापदंड पर कभी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करके, स्टूडेंट में कंपैरिजन करके। देखिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका मिलेगा, ये रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, वो मिलेगा 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर बच्चे की जितनी भी विशेषता है कि बच्चे ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, उन सब का विवरण इसके अंदर दिया होगा, ना कि विवरण दिया होगा क्या दो बच्चों में कंपैरिजन करके वो उससे कम है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो शुरू के तीन ऑप्शन गलत है, आंसर बचा फोर्थ आपका कि विद्यार्थियों की जो प्रोग्रेस है यानी प्रगति है वह विशिष्टता को जो प्रतिबिंब करे, ऐसा रिपोर्ट कार्ड होगा। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगर आपने एनईपी 2020 नहीं पढ़ी तो जाके जरूर पढ़ लो, यूट्यूब पर वीडियो मैंने डाली हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार ये वर्ड देखने को मिला, खासकर इस एग्जाम के अंदर, डिसकंटिन्यूटी। ये वर्ड पहली बार आया एग्जाम के अंदर। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। अब ये डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? जो विकासात्मक प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट आपका प्रोसेस होता है, उसमें डिसकंटिन्यूटी के मायने क्या है? देखिए जो विकासात्मक प्रक्रिया है, विकास कब होता है? विकास मां के गर्भ से शुरू हो जाता है, यानी जब बच्चा मां के पेट में होता है तभी से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है, और जब तक मृत्यु नहीं होती, मौत नहीं होती, तब तक विकास चलता रहता है। तो विकास एक आजीवन चलने वाला प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस है, जो आजीवन चलता है, हमेशा चलता है। लेकिन उस कंटिन्यूटी के अंदर एक वर्ड देखने को मिला, डिसकंटिन्यूटी। अभी डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का विकास हमेशा हो रहा है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर रुकाव आ जाएगा। ठीक है, या उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो जाएगा, या उस प्रक्रिया में गिरावट आ जाएगी, या उस प्रक्रिया के अंदर कोई नेगेटिव ब्रेक आ जाएगा, ये उसका मतलब नहीं होता। उसका मतलब होता है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चे का विकास हो रहा है, उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में उसकी मदद करते हैं। जैसे बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चा पहली बार स्कूल के अंदर जा रहा है, तो स्कूल से संबंधित जितनी भी चीजें है वो अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट बनाता जाएगा, उन चीज के प्रति कुछ पॉजिटिव बनाएगा, कुछ नेगेटिव बनाएगा, कुछ दूसरों से समझकर बनाएगा। ठीक है, तो वो यहां पर चीजें सीख रहा है यहां पर, तो नए नए कंसेप्ट या नए नए जो तरीके वो संसार को समझने में मदद करता है, ये होता है आपका डिसकंटिन्यूटी होता है। ये नहीं कि विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी या रुक जाएगी, ये मतलब नहीं होता। ठीक, आंसर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षिका, एक प्रोग्रेसिव एजुकेटर, उसको अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? बताओ कैसा तरीका अपनाओगे आप लोग? भावी अध्यापक हो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिए यहां पर सारे में आपका इंपेथी दिया हुआ है। दो वर्ड होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसके अंदर। एक होता है सिंपेथी और एक होता है इंपेथी। एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति। ठीक है, दोनों में बड़ा मतलब एक थिनर लाइन जितना डिफरेंस है, वो अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए सिंपल समझिए, जो सिंपेथी होती है इसको आप लोग सीधा एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे कुछ स्टूडेंट का एग्जाम है
और भगवान ने करा एग्जाम के अंदर वो बच्चा फेल हो गया, और फेल होने के बाद बच्चा दुखी है, तो मुझे उसके लिए क्या रहेगा, मैं भी दुखी रहूंगा, ठीक है। तो मुझे उसके लिए सहानुभूति रहेगी, सिंपैथी रहेगी, क्या रे स्टूडेंट फेल हो गया, ठीक, और बच्चा रो रहा है, तो लेकिन मैं उसके लिए सिंपैथी है मेरे मन में। लेकिन अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा खूब परेशान है, उसका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज में, और सेम फीलिंग सेम भावना मेरे अंदर भी आ रही है, मैं भी रो रहा हूं और उसी तरीके से अपने भाव को प्रदर्शित कर रहा हूं, तो ये होता है आपका इम्पैथी होता है, जिसको समानुभूति कहते हैं। उसके जैसी समान अनुभूति मुझको जब हो रही है, ठीक है। तो सिंपैथी एम्पैथी में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेटर होगी अपनी क्लासरूम में एम्पैथी को अपनाएगी, ठीक है। तो एम्पैथी तो सभी में आ रहा है। देखिए कंट्रोल केयर कभी नहीं कर सकती, कंट्रोल बच्चों को करके ये तो वैसे हो गया। आंसर थर्ड से हो जाएगा, समानुभूति के साथ वास्तविकता एवं परवाह का, ठीक है। क्योंकि एनसीएफ भी इस बात को कहता है कि बच्चों को आप जो चीज पढ़ा रहे हो उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। आप एनसीईआरटी की किताब जैसे जब पढ़ोगे तो उसमें जो फोटो भी दी हुई है, एग्जांपल दिए हुए, वो बच्चों के दैनिक जीवन से जो जुड़े हुए हैं उनको दिया हुआ है, ठीक है, ताकि बच्चा वास्तविकता से संबंधित कनेक्ट करके चीजें पढ़ सके। आंसर थर्ड सही हो जाएगा इसके अंदर। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि विकास की जो दिशा होती है और जो क्रम होता है वो हर बच्चे के लिए समान होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो आपका विकास हो, चाहे मेरा विकास हो, चाहे किसी का भी हो, एक जैसे ही हुआ है। जैसे मान लो हमारा भाषा का विकास है, आपने भी मातृभाषा सीखी, मैंने भी मातृभाषा सीखी। जैसे मान लो आपका शरीर का विकास हुआ है, आपका भी ऐसा हुआ है, मेरा भी हुआ है। हालांकि मेरा, जैसे मैं जिम करता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूं तो मेरा अच्छा हो गया। जैसे मेरा मेंटली डेवलपमेंट है, मैंने अच्छी पढ़ाई करी थी तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। इतना अंतर है, लेकिन हो तो उसी तरीके से रहा है ना, ठीक है। लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बताई भाई, अगर मुझे अपना फिजिकल डेवलपमेंट करना है, मैंने जिम करी है, मैंने डाइट बढ़िया ली, खाना पीना अच्छा करा, तो मेरा विकास दूसरे की गति में अलग होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा करा है। उसी तरीके से मेंटल डेवलपमेंट हो गया, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो ये बात सही है। तो यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है, वो आपको बताना है। देखिए डिसकंटिन्यूटी तो आपका होने से रहा, लिनियरिटी नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा। आपके अंदर कुछ अलग तरीके से होगा, मेरे अंदर कुछ अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो विकास इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन जो एक सिद्धांत होता सभी में एक जैसा है। जैसे मान लो इंसान का बच्चा है तो उसके भी कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो अमेरिका का हो, एक जैसा ही होगा। तो आपका यूनिफॉर्मिटी के अंदर आ जाता हुआ, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। एग्जांपल वैसे ही दे रहा हूं, मेरे में से भी आप लोग बहुत मस्कुलर होंगे या जिम करते होंगे या मेंटली होंगे, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि क्लास में बच्चा अपने सहपाठियों से, यानी जो उसके दोस्त यार है, जो उसके क्लास में उसके लंगोटिया यार जिसको बोल सकते हो, उनको इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। तो यह किसका एग्जाम्पल होता है? देखिए मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूं, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में भी बंडूरा साहब ने इस वाली बात को कही गई है क्लियर। उन्होंने कहा हुआ है जैसा आप बच्चे के सामने व्यवहार प्रदर्शित करेंगे उसी तरीके से बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। आप घर के अंदर बच्चों के सामने गाली दे रहे हो, बच्चा गाली देना शुरू कर देगा। घर के अंदर बच्चे के सामने अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे हो, अच्छी भाषा में बोल रहे हो, बच्चा भी उसी तरीके से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसा बच्चों के सामने व्यवहार करोगे बच्चा उसी को इमिटेट करके, अनुकरण के माध्यम से सीख जाता है। ये वाली बात इसके अंदर कही गई है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग हो जाएगा। ऑब्जर्व करके बच्चा यहां पर सीख रहा है। आंसर इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर आप लोग सभी दे रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखो ये विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि, अलग अलग भाषाओं की पृष्ठभूमि के, जैसे आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, मराठी बोलता है, पंजाबी बोलता है, ठीक है। अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं, ठीक। तो अलग अलग उनको क्लासरूम में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब देखो क्या करना चाहिए, मान लो आप टीचर बन गए और आपकी पोस्टिंग मान लो नॉर्थ ईस्ट में लग गई, असम में लग गई, मेघालय में लग गई, उधर के किसी भी स्टेट में लग गई, तो आप लोग क्या काम करोगे? क्योंकि केवीएस के अंदर तो आपके अलग अलग भाषा वाले बच्चे आपको मिलेंगे। जब भी स्टूडेंट अपनी मातृभाषा में बात करे तभी उनको हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित जो होता है ना, ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है, डिस्करेज करना। कभी भी बच्चों को हमको उसकी मातृभाषा में डिस्करेज यानी हतोत्साहित नहीं करना, हमेशा उसकी मातृभाषा को इंपोर्टेंट मानना है और ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की बच्चा अपनी मातृभाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सके। हमेशा उसकी मातृभाषा को सम्मान देना है।
और हमेशा उसको ज्यादा अवसर देने हैं जिससे बच्चा अपनी मातृभाषा में ज्यादा कह सके, बच्चा कॉन्फिडेंट फील होता है। अगर आपको अभी मैं जैसे मान लो जितने भी आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो और मैं आपको अभी कुछ इंग्लिश के अंदर बोलने के लिए कह दूं, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, अपनी मातृभाषा में करोगे। तो मेरी बात को ध्यान रखना, अगर आप लोग खासकर सीटेट वाले हो या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बच्चे की मातृभाषा को हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, सर्वोपरि मानना है आपको। इसको कभी भी नेगेटिव वे में मत लेना है, ठीक है। और ना ही कभी इसको हतोत्साहित करना, हमेशा प्रोत्साहित करना है। क्लास में सम्मान की संस्कृति पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जा सके। जो बात मैंने आपसे कही है, तो आंसर में आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक शिक्षिका अपनी क्लास में जेंडर रूढ़िवादिता, देखिए जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप मैंने आपको क्या बताई थी, जैसे मेल और फीमेल होते हैं, इनके काम बटे हुए हैं, कपड़े बटे हुए हैं, चीजें बटी हुई है, सब चीज बटे हुए है। अगर मान लीजिए मैंने पिंक कलर की टी शर्ट पहन ली तो क्या कहेंगे, क्या लड़कियों वाली टी शर्ट पहन के आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पिंक कलर को कनेक्ट कर दिया लड़कियों से। अगर लड़कियों ने जीन्स पहन ली या शर्ट पहन ली, अबे भाई लड़कों वाले कपड़े क्यों पहन लिए, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करा हुआ है लड़कों से। जबकि कोई कुछ भी कर सकता है, लड़का लड़की दोनों में से जो काम है आपस में वो कर सकते हैं, जिसको जो काम करना है, ठीक है। तो लेकिन जब खास वर्ग को किसी खास चीज से कनेक्ट करा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है, वो होता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, ठीक। अब इसमें लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देना है या फिर इसको खत्म कैसे करना है, वो आपको बताना है। बताइए आप लोग कैसे करोगे। लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देगा और, ठीक है। तो ये काम तो आपको बिल्कुल नहीं करना। लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर, जिसके लिए देखो शुरू में ही वर्ड आ गया कि लड़कों को अलग काम देना है, लड़कियों को अलग काम देना है। अलग काम क्यों देना है, जब दोनों को इक्वल रखना है, बराबर रखना है, तो उनको अलग काम नहीं देना है, ठीक है। तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप आ गया। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर कि लड़कियां भाषा में अच्छा करेगी और वह लड़के भाषा में, दोनों भाषा में नहीं, लड़के भाषा में नहीं, लड़के मैथ्स में यानी लड़के गणित के अंदर। देखिए फिर जेंडर स्टीरियोटाइप आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी या हमारे बीच में भी एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि लड़के जो होते हैं मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ्स के अंदर कमजोर होती है, और लड़कियां भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर अच्छी होती है, जैसे इंग्लिश बढ़िया बोलती है लड़कियां, हालांकि किसी की टूटी फूटी भी होगी, लड़के के आगे इंग्लिश जरूर बोलेगी, ठीक है, क्योंकि उसको कनेक्ट करा हुआ है, रिप्रेजेंट करा हुआ है कि लड़कियां भाषा अच्छी बोलती है और लड़कों का मैथ्स अच्छा होता है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप का है, जेंडर बाइस का आपका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपका, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ग किसी में भी अच्छा हो सकता है। अगला बचा फोर्थ कि व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे क्लासरूम के अंदर मान लो आप ये काम करा रहे हो, तो या बच्चों को एग्जाम्पल दे दो, तो ऐसे घर का एग्जाम्पल दे दो जहां पर वुमेन बाहर जाकर काम करती है, महिला और आदमी घर के काम संभालता है। एक घर का एग्जाम्पल ऐसे दे दो जहां आदमी घर के बाहर कर रहा है और महिला घर के काम कर रही है, ठीक है। दोनों में से कोई भी किसी भी काम को कर सकता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म करने का ये तरीका आपका सही हो सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का आपका तरीका सही हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, असर्शन और आपका रीजन वाला। देखिए इन क्वेश्चन के अंदर मैं आपको अगेन एक बात कहता हूं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है और उसी के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है आपके, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो इस तरीके से है, आपको असर्शन दिया हुआ है कथन कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप लोग भी जैसे जितने वीडियो देख रहे हो, सामाजिक रूप से सब अलग अलग हो, ठीक है, आर्थिक रूप से भी अलग हो, कोई ज्यादा अमीर है, कोई कम अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, और सभी का कल्चर भी अलग अलग है। तो जो आपस में इस तरीके का अगर आपको एक क्लासरूम मिल जाए, जब आप टीचर बन जाओगे, तो इससे बच्चा क्या काम करेगा, बच्चों की भाषाओं का, बच्चों के कल्चर का आदान प्रदान होगा एक दूसरे के अंदर, ठीक है। बच्चा नई नई चीजें सीखेगा। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन होता है, जो अलग अलग जो डिफरेंस कल्चर क्लासरूम के अंदर पाया जाता है। तो ये जो सीखने के जो अनुभव होता है उसको बढ़ावा देगा। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए इसमें तर्क क्या दिया हुआ है, समावेशन से केवल, ये वर्ड पहले दिख गया मुझे, केवल, ये मैंने क्या बताया हुआ है, नेगेटिव वर्ड बताया हुआ है, केवल। तो समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित होते हैं या जिन्हें विकार होता है। बिल्कुल गलत। समावेशन के अंदर क्या बताई हुई थी, इंक्लूसिव क्लासरूम में या इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि एक ऐसी कक्षा, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है, चाहे बच्चे की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो। तो
तो यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा होती है। तो इसमें केवल के इन बच्चों को कैसे शामिल किया जा सकता है, सभी को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो दूसरा आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद मुझे अपना स्कोर बताना, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं दूंगा। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है। अधिगम विकार मैंने आपको बताया है लर्निंग डिसऑर्डर, चाहे आपका डिसलेक्सिया हो, आपका डिसग्राफिया हो, डिस्मोर्फिया हो, डिस्थीमिया हो, डिसकैलकुलिया हो, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया हो, ये सभी लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चों का ऐसा विकार है, तो उसका सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा संस्कृति सबसे बढ़िया रहेगी, अगर बच्चे को इनमें से कोई सा ऐसा विकार है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ही वर्ड दिख गया सख्त, आगे तो मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वर्ड जब आपको दिख जाएगा सख्त, बच्चों को कंट्रोल करने की बात आ जाए, ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं कि सख्त पाठ्यचर्या का पालन करके सख्त निर्देश देकर नेगेटिव होते हैं। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना चाहिए। मान लीजिए आपकी क्लासरूम में कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है, जो सही से पढ़ नहीं पाता, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज कराइए जिससे बच्चे की पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ सके, ठीक है, उसको ज्यादा प्रैक्टिस कराइए, ठीक। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानकीकृत आकलन, मानकीकृत तो आपका वैसे ही नेगेटिव होता है। त्रुटियां और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना, नहीं, बच्चों की त्रुटियां तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होती है, ठीक। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन मैंने समझाइए। असल में 20 क्वेश्चन नाम के लिए रहते हैं, क्योंकि डिटेल में मैं समझाता हूं, ज्यादातर ऑप्शन को समझाता हूं, ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे ईमानदारी से आप लोग बताइए कि 20 में से कितना आपका स्कोर हुआ है। अब आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अब कुछ भी कर सकते हो, अब मैं बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि क्लास के बीच में मैं नहीं बोलता पढ़ाने के दौरान। थैंक यू।